स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। आज हम लोग आप लोगों की विशेष डिमांड पर हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 10th का, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आपको सबसे पहले जानना होगा मीनिंग, नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है। हम लोग कहते हैं नेशनलिज्म को देशभक्ति या फिर पैट्रियोटिज्म। इट मीन्स ए फीलिंग ऑफ लव्स और डिवोशन टूवर्ड्स ए कंट्री। एक देश के प्रति जो लव और डिवोशन या प्राइड को हम लोग क्या कहते हैं, नेशनलिज्म। ये जो नेशनलिज्म है, इसकी शुरुआत यूरोपियन कंट्री से हुई थी और ये 19 सेंचुरी के ड्यूरेशन में हुआ था। सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी वो फ्रांस से हुई थी। उसके बाद अदर यूरोपियन कंट्रीज में ये नेशनलिज्म स्प्रेड हो गया था। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है नेशन स्टेट। नेशन स्टेट मीन्स इट इज ए स्टेट इन विच मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन शेयर ए कॉमन आइडेंटिटी एंड सेम कल्चर और हिस्ट्री। आप लोग जान गए होंगे नेशन स्टेट का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर के ज़्यादातर लोग का सेम आइडेंटिटी, कल्चर और हिस्ट्री होता है। सबसे पहले इस चैप्टर की स्टार्ट होती है एक पेंटिंग से जो बनाई गई थी फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा, जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। ये पेंटिंग है, इसको आप समझ सकते हो। यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है और इसकी तरफ सारी कंट्री आप देख सकते हो कि आगे की तरफ बढ़ रही है। इसमें दो कंट्री यूएसए एंड स्विट्जरलैंड इसको क्रॉस कर चुकी है और सबसे आगे उसके बाद फ्रेंच चल रहा है। फ्रेंच के बाद और भी कंट्री, उसके पीछे पीछे बहुत सारी कंट्रीज। और ऊपर से आप लोग देख सकते हो यहाँ पर उनके जो गॉड है या फिर जो एंजल्स है उनको देख रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि सब के सब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं। और जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है और जो दूसरा हाथ है उसमें बता रखा है चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन के बारे में। और नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो एब्सोल्यूट मोनार्कियल सिस्टम के शैटर्ड्स, कचरे बोल सकते हैं, बिखरे हुए हैं। रिमेन्स यहाँ पर मिल जाएंगे, सिंबल ऑफ रिमेन्स किसके, एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन के, यानी कि मोनार्कियल सिस्टम के। यहाँ पर जो क्राउन यहाँ पर मिल जाएगा आपको, और जो भी मोनार्कियल सिस्टम के जो भी पार्ट्स है यहाँ पर है। इसका मतलब लोग इनको छोड़ के लिबर्टी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो ने जो पेंटिंग बनाई थी उसके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट पॉइंट, फ्रेडरिक सोरियो ये पेंटिंग कब बनाई थी, 1848 में, और एक फ्रेंच आर्टिस्ट हुआ करते थे। अबाउट डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट या सोशल रिपब्लिक के बारे में इन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इसमें यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया है जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ मार्च कर रहे हैं, यानी उसकी तरफ जा रहे हैं। अगर हम लोग देखते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को, तो उसके एक हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, और दूसरे हाथ में बता रखा है चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन के बारे में। क्योंकि उस समय मैन को ही ज़्यादा पावर हुआ करती थी, सारे राइट्स होने के होते, तो इसलिए राइट ऑफ मैन लिखा गया है, ये सबके लिए नहीं बोला गया। इसके अलावा ऑन द अर्थ नीचे हम लोग क्या देख सकते हैं, शैटर्ड इमेज ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन, यानी कि मोनार्कियल सिस्टम की आप इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर यूएसए एंड स्विट्जरलैंड, आप लोगों को याद रखना है, लीडिंग टू द प्रोसेशन एंड ऑलरेडी ए नेशन स्टेट। सबसे आगे यूएसए और स्विट्जरलैंड है जो इसको लीड कर रहे हैं और ये नेशन स्टेट बन चुके हैं। ये कई बार पूछ सकते हैं कि सबसे आगे कौन चल रहा है और कौन नेशन स्टेट बन चुका है। इसके अलावा जो अदर नेशन है उसमें फ्रांस, याद रखना फ्रांस आगे चल रहा है क्योंकि फ्रांस में रिवॉल्यूशन आ चुका है और बाकी जो कंट्री है उसको फॉलो कर रही है, जैसे जर्मनी हो गया, ब्रिटेन, रशिया और पोलैंड। और एक बात जर्मनी के बारे में याद रखने, उस समय डिड नॉट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन। उस समय जर्मनी एज ए नेशन नहीं बना था। लास्ट पॉइंट आपको याद रखना, फ्रॉम द हेवंस, यानी कि ऊपर से जो क्राइस्ट है, सेंट है और जो एंजल्स है, गेज अपॉन द सीन, इस पूरे सीन को देख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट होता है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन के बारे में बात करता है।
और आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1789 में। वहाँ पे जो भी मोनार्कियल सिस्टम था उसको लोगों ने वहाँ से रिमूव कर दिया और वहाँ पर फ्रांस रिपब्लिक बन गया। सो ये क्वेश्चन कई बार आता है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन भी, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी टू प्रमोट आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी ने यानी कि वहाँ पे फ्रांस में क्रांतिकारियों ने आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए। सो ये कुछ स्टेप्स आपको याद रखना। फर्स्ट स्टेप इज द आइडिया ऑफ ला पैट्री। ला पैट्री मीन्स द फादरलैंड। जैसे इंडिया में हम लोग भारत माता का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, वैसे ही यहाँ पर फादरलैंड कॉन्सेप्ट जिसे ला पैट्री कहते हैं। इसके अलावा ले सिटोयन, ले सिटोयन मीन्स द सिटीजन, एम्फेसाइज फोकस करता था द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। सभी को इक्वल राइट्स मिलेगा अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। ये फर्स्ट इनका आइडियाज था, फर्स्ट स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप, इन न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर। एक नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया, was chosen to replace the former royal standard। जो पुराना जो किंग का जो फ्लैग था उसको हटाकर नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया। इस फोटो में आप देख सकते हैं ट्राई कलर का। थर्ड स्टेप, जो स्टेट जनरल जो डिसीजन मेकिंग बॉडी हुआ करती थी वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल का नाम अब चेंज करके क्या कर दिया, नेशनल असेंबली। और उस समय एक्टिव सिटीजन का मतलब हुआ करता था जो अबव 25 ईयर्स हो और जो टैक्स पे करता हो। नाउ नेक्स्ट स्टेप, न्यू हिम्स वर कंपोज, ओथ टेकन, इसका मतलब शपथ ली गई, कस्में खाई गई, एंड मार्टर्स कॉमेमोरेटेड, जो शहीद हुए थे उनको गुणगान किया गया, उनको याद किया गया, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। नेक्स्ट स्टेप, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट, इसका मतलब एक सेंट्रल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम उन्होंने पुट कर दिया, स्टार्ट कर दिया। एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ, और ये बात करता था यूनिफॉर्म लॉ, इसका मतलब हर जगह सेम नियम फॉलो किए जाएंगे फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। जो फ्रांस की टेरिटरी है उसमें सभी लोगों के लिए सेम नियम होंगे। नेक्स्ट स्टेप, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश। जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज का मतलब होता है एक स्टेट में जब आप जाते हो दूसरे स्टेट से तब टैक्स देना पड़ता था, सो उसको कहते हैं इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, वो सब अबॉलिश कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट वॉज अडोप्टेड। इसका मतलब सेम वेट एंड मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट होगा चाहे कहीं भी चले जाओ उस टेरिटरीज में। लास्ट स्टेप, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज। लोगों को लगा जो रीजनल डायलेक्ट्स है वो डिवाइड करता है, सो उनके बदले एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। फ्रेंच बनाई गई एज ए कॉमन लैंग्वेज, एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। रीजनल डायलेक्ट्स को हटाकर फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया और उसको कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। तो अभी तक हमने देखा क्या क्या स्टेप्स फ्रेंच रिवोल्यूशनरी ने लिए थे। ये टोटल 8-9 स्टेप है, आपको याद रखना होगा। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था उसके क्या इम्पैक्ट हुए थे। फर्स्ट इम्पैक्ट, द ट्रांसफर ऑफ सोवर्निटी फ्रॉम द मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। इसका मतलब मोनार्की सिस्टम था वो वहाँ से हट गया था और ट्रांसफर हो गया था, वो पावर लोगों के पास आ चुकी थी। Next, the revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। ये बताता है कि जो लोग थे वो रिवॉल्यूशन के थ्रू उन्होंने अपना जो नेशन है उसको बनाया और अपने देश की डेस्टिनी बनाई। नाउ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है नेपोलियन के बारे में, और ये पूछा जाता है कि क्या क्या चेंजेस किए थे। What changes did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient in the territories ruled by him? और इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ नेपोलियनिक कोड, जिसे सिविल कोड 1804 भी कहा जाता है। नेपोलियन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। नेपोलियन बेसिकली मिलिट्री डिक्टेटर था और उसके बाद वो फ्रांस में रूल करने लगा 1799 to 1815। Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt
डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी। अगर देखा जाए तो नेपोलियन ने दोबारा से मोनार्की सिस्टम इस्टेब्लिश कर दिया और जो डेमोक्रेसी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया फ्रांस में। But in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. लेकिन अगर हम लोग उसके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ अगर बात करें तो उसने काफ़ी सारे चेंजेस किए थे जो लोगों को पसंद भी आए थे। नाउ ये फोटो देख सकते हैं नेपोलियन के। सो आपको बताना होगा क्या क्या मेन जो फीचर्स थे 1804 नेपोलियनिक कोड के। यहाँ पे दे रखे हैं, चलो इनको एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट, रिमूव कर दिया ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। बाय बर्थ जो भी बेनिफिट मिलते थे उसको रिमूव कर दिया। जैसे जो भी उस समय प्रिविलेज क्लास थी, क्लर्जी और हायर क्लास, उनको कोई टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता था, तो उनको रिमूव कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, ही स्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इसका मतलब ये है कि कानून के नज़र में सब बराबर होंगे। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोवाइड किया गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो स्टैब्लिश कर दिया। नेक्स्ट इसका फीचर है ही सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। पहले राइट टू प्रॉपर्टी सभी को नहीं होता था, तो उसने प्रोवाइड किया कि सभी को अब राइट टू प्रॉपर्टी होगा। इसका मतलब पैसे देकर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, ही सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। इसका मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है उसको सिंप्लीफाई किया गया और आसान बनाया गया। देख सकते हैं कौन कौन से एरिया इन डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्टेप ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ही अबॉलिश्ड फेडरल सिस्टम। जैसे इंडिया में जमींदारी सिस्टम था वैसे ही यहाँ पर भी था, टैक्सेशन सिस्टम हुआ करता था, उसको उसने अबॉलिश कर दिया। इसके अलावा जो किसान थे, पीजेंट थे, उनको फ्री कर दिया फ्रॉम सर्वडम। जो स्लेवरी, बंधुआ मजदूरी जो करवाई जाते थे, फोर्सफुल उनको काम करवाए जाते थे, उसको अबॉलिश कर दिया। और जो मनोरियल ड्यू था उसे भी हटा दिया। नेक्स्ट स्टेप, शहरों में क्या किया गया, इन द टाउन गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड। गिल्ड होता था एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स एंड आर्टिशन। गिल्ड का मतलब था जो ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स एंड आर्टिशन, जो अपने हिसाब से रूल्स बनाते थे और पूरे मार्केट को कंट्रोल करते थे। ये कुछ ही जो बड़े व्यापारी थे उनका ग्रुप हुआ करता था। इनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन थी वो रिमूव कर दी। नेक्स्ट स्टेप, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन था उसको पहले से ज़्यादा इम्प्रूव किया गया। ये कुछ पॉजिटिव हम लोग देख सकते हैं, पॉजिटिव जो काम किए थे नेपोलियन ने ये थे। इसके अलावा इनके कुछ नेगेटिव भी देख सकते हैं, जैसे इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्सेशन को बढ़ा दिया, सेंसरशिप लगा दी, और फोर्सफुल रिक्रूटमेंट किया जाता था आर्मी में, क्योंकि उसको अदर्स कंट्रीज की भी टेरिटरी जीतनी थी। ये भी बता सकते हैं कि डेमोक्रेसी को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट बता सकते हैं कि जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी उसको भी कम कर दिया। इस तरीके से देख सकते हैं कुछ नेगेटिव जो पॉइंट है नेपोलियन के बारे में, लोग जिसको पसंद नहीं करते थे। आपकी बुक में दे रखा है कि इन द एरियाज कॉन्कर्ड रिएक्शन ऑफ लोकल पीपल, लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। इसका मतलब लोगों का जो रिएक्शन था वो मिक्स था, कुछ लोग उसे पसंद कर रहे थे, कुछ लोग नहीं कर रहे थे। इनिशियली लोग उसको काफ़ी पसंद कर रहे थे इन मैनी प्लेसेस सच है, जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, और कुछ सिटीज़ जैसे ब्रुसेल, मेंस, मिलान एंड वॉर्सो। फ्रेंच आर्मी को वेलकम किया जाता था एज हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी, जैसे उनको आज़ादी दिलाएगा। बट जो शुरुआती जो लोगों की खुशी थी वो जल्दी ही हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो गई। लोग फिर उससे खुश नहीं थे, क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों को जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो अरेंजमेंट था वो लोगों को पसंद आ रहे थे। उसके बाद जब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि वो पॉलिटिकल फ्रीडम कम होती जा रही है, तब लोग उस चीज़ से खुश नहीं थे। यहाँ तक हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग कल पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए, देखते रहिए सोशल स्टडीज़ मंत्रा, और इस चैनल को आगे अपने दोस्तों में ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।